YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट किस्से कहानियां कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज बात हिंदी सिनेमा की पहली स्टंट क्वीन नाडिया की, जिनकी एंट्री ने 1930 के दशक में एक अलग ही धारा के सिनेमा को जन्म दिया, जिसे नाम दिया गया था स्टंट फिल्म्स का। 90 साल पुरानी ये वही धारा है जिसे आज हम एक्शन फिल्म्स के नाम से जानते हैं। नाडिया उस दौर की जानी मानी फिल्म कंपनी वाडिया मूवी टोन की कलाकार थी और इस कंपनी की स्टंट फिल्मों में नाडिया के जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस ने उनके फैंस का और उनकी फिल्मों का एक अलग ही और बहुत बड़ा दर्शक वर्ग तैयार कर दिया था। उनके फैंस ने उन्हें नाम दिया था फियरलेस यानी दिलेर नाडिया का, और ये विशेषण सारी जिंदगी उनके नाम के साथ जुड़ा रहा और आज भी उनके नाम की पहचान बना हुआ है। नाडिया भारतीय नहीं थी। उनके पिता हर्बर्ट इवांस स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। वो ब्रिटिश आर्मी में थे और पर्थ ऑस्ट्रेलिया में पोस्टेड थे, जहां उनकी मुलाकात ग्रीस की रहने वाली मार्गरेट से हुई। मार्गरेट एक डांस ट्रूप की सदस्य थी। मार्गरेट और हर्बर्ट में प्यार हुआ और उन दोनों ने शादी कर ली। 8 नवंबर 1908 को मार्गरेट ने पर्थ में एक बेटी को जन्म दिया। नाम रखा गया मैरी इवांस। हर्बर्ट के रेजिमेंट को भारत भेजा गया तो कुछ ही समय बाद मार्गरेट भी बेटी को साथ लेकर भारत आ गई। उस समय मैरी की उम्र 4 साल की थी। 2 हफ्ते की समुद्री यात्रा के बाद माँ बेटी मुंबई के बेलॉर्ड पियर बंदरगाह पर उतरी थी। हर्बर्ट के रेजिमेंट को मुंबई से 10 किलोमीटर दूर एलिफेंटा आइलैंड पर तैनाती मिली और मार्गरेट बेटी को साथ लेकर कोलाबा मुंबई में किराए के एक फ्लैट में रहने लगी। हर्बर्ट के 2 फौजी भाई अपने परिवारों के साथ पहले से ही मुंबई में रह रहे थे। तीनों परिवार मिलकर पार्टियां करते थे और जमकर डांस भी करते थे, और उन्हीं के देखा देखी मैरी भी बचपन से ही स्कॉटिश डांसेस करने लगी थी। उधर माँ मार्गरेट से उसने ग्रीक लव सॉन्ग्स भी सीख लिए थे। साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हर्बर्ट और उसके दोनों भाई उस युद्ध में मारे गए। पति के निधन के बाद मार्गरेट ने भारत में ही रहने का फैसला किया और मैरी को क्लेयर रोड मुंबई के कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला दिया गया, जहां मैरी ने 6 साल बिताए। मैरी बहुत अच्छा गाती थी। स्कूल में और चर्च के कॉयर्स में वो लगातार हिस्सा लेती रही और सबके फेवरेट बनी रही। थोड़ी बड़ी हुई तो सहेलियों के साथ जाकर फिल्में भी देखने लगी, लेकिन अचानक ही ये सब पीछे छूट गया जब माँ ने पति के एक दोस्त के बुलावे पर पेशावर जाने का फैसला किया। वो दोस्त भी ब्रिटिश फौज में ही थे और वेटरिनरी डॉक्टर थे। उन्होंने मार्गरेट को ब्रिटिश फौज में नौकरी दिलाने का वादा किया था और इस तरह साल 1922 में मार्गरेट और मैरी मुंबई से पेशावर चली गई। उस समय मैरी की उम्र 14 साल थी। वो फौजी डॉक्टर पेशावर से 1 घंटे की दूरी पर एक ग्रामीण इलाके में अपनी पत्नी और दर्जनों घोड़ों, कुत्तों, मुर्गियों, बतखों के साथ रहते थे। मैरी के लिए वो माहौल बिल्कुल नया था। न तो वहाँ कोई स्कूल था, न ही सिनेमा हॉल या क्लब हाउस। डॉक्टर की पत्नी ने मैरी को खाना पकाने से लेकर कढ़ाई, बुनाई, सिलाई जैसे तमाम घरेलू काम सिखाए। आसपास के बैरकों में रह रहे फौजियों के परिवार समय बिताने के लिए अक्सर डांस पार्टियां करते थे, जिसमें ऑर्केस्ट्रा भी होता था। कभी कभार नाटक भी किए जाते थे। इन पार्टियों में गाकर मैरी ने अपनी अच्छी खासी पहचान और फैन फॉलोइंग बना ली थी। डॉक्टर के घर पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स का बहुत बड़ा कलेक्शन था, जिन्हें सुन सुनकर मैरी रियाज करती थी। और दूसरी तरफ डॉक्टर के फार्म हाउस में रहकर वो घुड़सवारी में भी महारत हासिल कर चुकी थी। मई 1927 में 19 साल की मैरी अकेली ही पेशावर से मुंबई चली आई, जहां उन्हें आर्मी और नेवी के स्टोर में नौकरी मिल गई। कुछ समय बाद स्टोर की नौकरी छोड़कर वो एक लॉ फर्म में सेक्रेटरी बन गई और साथ में उन्होंने स्टेनोग्राफी का कोर्स भी कर लिया। डांस का शौक उन्हें बचपन से था, तो रूस की रहने वाली बैले डांसर मैडम अस्त्रोवा की डांस क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। साल 1930 में मैडम अस्त्रोवा ने टूर प्रोग्राम बनाया तो मैरी ने सेक्रेटरी की नौकरी छोड़ दी। उन्हीं दिनों मार्गरेट भी पेशावर से मुंबई चली आई थी। उधर मैरी ने आर्मेनिया की एक महिला टैरो कार्ड रीडर ज्योतिषी की सलाह पर अपना नाम भी बदलकर रूसी नाम नाडिया रख लिया था।
मैरी उर्फ नाडिया ने मैडम अस्त्रोवा के डांस टूर में भारत की तमाम फौजी छावनियों के साथ ही कई राजे महाराजाओं के दरबारों में भी कार्यक्रम पेश किए। लेकिन इतने सालों में जब मैडम अस्त्रोवा उनका वेतन और सुविधाएं बढ़ाने से लगातार इनकार करती रही, तो नाडिया ने ट्रूप छोड़ दिया। उस वक्त ट्रूप दिल्ली में था। तब तक नाडिया का थिएटर की दुनिया में काफी नाम भी हो चुका था। संयोग से उस दौर की मशहूर ज़ारको सर्कस भी उन दिनों दिल्ली में ही लगी हुई थी, इसलिए नाडिया को ज़ारको में नौकरी मिल गई, जहां उनका काम अपने डांस से दर्शकों का मनोरंजन करना था। लेकिन सर्कस की दुनिया उन्हें रास नहीं आई, इसलिए जल्द ही उन्होंने ज़ारको की नौकरी भी छोड़ दी। इसके बाद वो एक रशियन जर्मन डांस ट्रूप के साथ सिनेमा हॉल्स में साइलेंट फिल्मों के शोज के दौरान गाना बजाना और डायलॉग्स बोलना जैसे काम करने लगी। और इन्हीं व्यस्तताओं के बीच जब वो लाहौर के एक सिनेमा हॉल में थी, तो हॉल के मालिक ने उनके गाने और बोलचाल से प्रभावित होकर उन्हें मुंबई के अपने मित्र और वाडिया मूवी टोन के मालिक दो भाइयों JBH वाडिया और होमी वाडिया से मिलने को कहा। और इस तरह साल 1933 की फिल्म लाले यमन से नाडिया की वाडिया मूवी टोन में एंट्री हुई। साल 1935 में नाडिया ने वाडिया की नूरे यमन और देश दीपक में काम किया। ये सभी कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्में थीं, जिनमें नाडिया की ठीक ठाक सी ही भूमिकाएं थी। लेकिन साल 1935 की ही फिल्म हंटर वाली ने नाडिया की जिंदगी को बदल कर रख दिया। भारतीय सिनेमा की संभवतः इस पहली स्टंट फिल्म में स्त्री को पर्दे में देखते आ रहे दर्शकों ने पहली बार एक स्त्री को सिनेमा के पर्दे पर ही सही, लेकिन घुड़सवारी करते, कारें दौड़ाते, ट्रेन की छत पर दौड़ते और चाबुक चलाते हुए गुंडे बदमाशों की अक्कल ठिकाने लगाते देखा था। ये उनके लिए बेहद रोमांचक अनुभव था। फिल्म हंटर वाली ने देश भर में नाडिया के प्रशंसकों और स्टंट फिल्मों के दीवानों का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा कर दिया था। फिर फ्रंटियर मेल, हरिकेन हंसा, लुटारू ललना, डायमंड क्वीन, जंगल प्रिंसेस, स्टंट क्वीन, लेडी रॉबिन हुड जैसी एक के बाद एक उनकी तमाम स्टंट फिल्में हिट सुपर हिट होती चली गईं। और उसी दौरान साल 1942 में JBH वाडिया के छोटे भाई और पार्टनर होमी वाडिया ने वाडिया मूवी टोन से अलग होकर बसंत पिक्चर्स की नींव रखी, तो नाडिया भी होमी के साथ बसंत पिक्चर्स में चली गई। नाडिया ने 35 साल के अपने करियर में कुल 41 फिल्मों में काम किया। उनके करियर की आखिरी फिल्म साल 1968 की खिलाड़ी थी। वाडिया मूवी टोन और फिर बसंत पिक्चर्स में भी नाडिया होमी वाडिया के निर्देशन में लगातार फिल्में करती रहीं और उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेकिन होमी जानते थे कि उनकी माँ धुन माई और दोनों बड़ी बहनें गाय माई और सूना माई एक विधर्मी बहू को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगी, और इसीलिए होमी ने नाडिया से अपने रिश्ते को छिपाए रखा। उन्होंने मुंबई शहर से दूर जुहू के सुनसान इलाके में समुद्र तट के किनारे एक बीच हाउस खरीदा और नाडिया और उन्होंने एक दूसरे को माला पहनाकर सगाई कर ली। ये बीच हाउस उनका मिलन स्थल बन गया था। अलबत्ता बड़े भाई JBH वाडिया को उन दोनों के इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। होमी और नाडिया के इस रिश्ते को एक पारिवारिक समारोह में JBH और उनकी पत्नी ने 6 नवंबर 1947 को सार्वजनिक किया, और तब उनकी मां धुनमाई और वहां मौजूद तमाम रिश्तेदारों ने भी नाडिया को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। नाडिया की जिंदगी से एक राज भी जुड़ा हुआ था। वो जब अपनी मां के साथ पेशावर में थी, तो वहां 26 नवंबर 1926 को एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया रॉबर्ट जोन्स और प्रचलित नाम बॉबी। वो बच्चा नाडिया की मां मार्गरेट की देखरेख में पला। उसके बारे में आम लोगों को पता ही नहीं था कि वो कौन है। कभी कहा जाता था कि वो मैरी अर्थात नाडिया का भाई है, तो कभी उसे मैरी का कजिन कहा जाता था। हालांकि अधिकांश ये माना जाता था कि वो मैरी का बेटा है, जिसका पिता एक नौजवान ब्रिटिश ऑफिसर था जिससे मैरी प्यार करती थी और जिनसे उनका रिश्ता जल्द ही टूट भी गया था। आगे चलकर बॉबी एक मशहूर हॉकी खिलाड़ी बना, जो 1950 के दशक में इंडियन नेशनल लीग में खेलता था। हॉकी से रिटायरमेंट लेने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया था। हालांकि साल 1972 में नाडिया और होमी ने बॉबी को कानूनी तौर पर गोद ले लिया था। उसके बाद बॉबी का कुछ भी पता नहीं चला। होमी के बड़े भाई JBH वाडिया के पोते रियाद विंसी वाडिया एक फिल्म मेकर थे, जिन्होंने 1990 के दशक में दादी नाडिया पर एक डॉक्यूमेंट्री फियरलेस द हंटर वाली बनाई थी। 17 मई 1993 को रियाद वाडिया ने नाडिया की फिल्मों का एक 4 दिवसीय समारोह आयोजित किया,
तो 700 सीटों वाला सिनेमा हॉल खचाखच भर चुका था। समारोह के आखिरी दिन नाडिया पर डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जिसे संभालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी थी। हॉल के अंदर 85 साल की बुजुर्ग नाडिया को लोगों ने घेर लिया था। हर कोई उनसे मिलना चाहता था। भावुक होकर नाडिया रो पड़ी थी। ये थी नाडिया की प्रसिद्धि और लोगों के मन में उनके प्रति आकर्षण, जो इतने सालों बाद भी कम नहीं हुआ था। 8 जनवरी 1996 को नाडिया की 88वीं वर्षगांठ मनाई गई, लेकिन अगले ही दिन यानी 9 जनवरी 1996 को उनका निधन हो गया था। नाडिया के बारे में ज्यादातर जानकारी हमें JBH वाडिया के बेटे विंसी वाडिया से दिसंबर 2004 के पहले सप्ताह में वर्ली सीफेस के उनके घर पर किए गए एक इंटरव्यू के दौरान मिली थी। रियाद इन्हीं विंसी वाडिया के बेटे थे। होमी वाडिया उन दिनों जीवित थे, लेकिन बेहद बीमार और बिस्तर पर ही थे। वो बोलने की स्थिति में भी नहीं थे। उनका निधन विंसी वाडिया के इंटरव्यू के 4-5 दिन बाद 9 दिसंबर 2004 को हुआ। सबसे दुखद बात ये कि इस इंटरव्यू से 1 साल पहले 30 नवंबर 2003 को रियाद का भी 36 साल की उम्र में निधन हो गया था। ये थी कहानी हिंदी सिनेमा की पहली स्टंट क्वीन सुपरस्टार फियरलेस नाडिया की। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 26 की, जिसमें होगी कहानी हिंदी सिनेमा के 2 दिग्गजों सोहराब मोदी और गीतकार पंडित प्रदीप के अहम के टकराव की। देखते रहिए फिल्मी किस्से। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।